हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा ऑपरेटर्स के बारे में। सो व्हाट इज जावा ऑपरेटर। तो आपको जैसे कि नाम से समझ आ रहा है यार कि ये कुछ ऑपरेट करते हैं। अब ये क्या ऑपरेट करते हैं? ये ऑपरेट करते हैं वैल्यूज को, आपने जो वेरिएबल्स बनाए थे उसमें कुछ यार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ यार ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सीधी बात की एक बात, अगर हम जावा ऑपरेटर्स को डिफाइन करें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि यार ये एक सिंबल्स होते हैं, ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज होती है ऑपरेटर और दूसरी चीज होती है ऑपरेंड। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड में क्या फर्क है? तो ऐसी जो कांस्टेंट जो सिंबल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑपरेटर, और जो यार आप वेरिएबल क्रिएट करते हो लाइक एक्स वाई जेड, या आप कोई वैल्यू ही मान लो, तो वो बेसिकली होती है आपका ऑपरेंड। ठीक है, तो हम ऑपरेंड की हेल्प से और ऑपरेटर, इन दोनों को मिला के कुछ यार ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और यही हमारा ऑपरेटर का काम होता है। ठीक है, अब यहां पर ये भी कई टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। डायरेक्टली आप इनको ऐसे ही बोल सकते हो कि यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इनके अंदर स्पेसिफिक कर दिया जाता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे मल्टीपल ऑपरेटर्स के नाम ले सकते हो, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। ये सारी चीजें अभी हम कराएंगे, अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो ये सारे टाइप्स के बारे में होता है। तो आइए हम जानते हैं, आज हम कंप्लीट ऑपरेटर्स को पढ़ लेंगे। और जावा में यार एक न्यू ऑपरेटर भी ऐड होता है जिससे कि आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, न्यू ऑपरेटर हल्का सा देख लेंगे। सो ये सारी चीजें होती हैं जावा के सारे ऑपरेटर। बेसिकली मल्टीपल लैंग्वेजेस में ऑपरेटर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। जो आपने सारे लैंग्वेजेस, अगर आपने सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें भी जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि यार जावा ऑपरेटर्स क्या है। लेकिन उससे पहले अभी तक यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और स्टार्ट करो। ये रहे सारे ऑपरेटर जो जनरली हम लोग जावा में यूज करते हैं। यूनरी, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, टर्नरी, बिटवाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स। सबसे पहले एक चीज आपको बता देता हूं, अगेन मैं कंफर्म कर देता हूं, व्हाट इज ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये एक ऑपरेटर है जो कि एक कांस्टेंट सिंबल है, ये एक ऑपरेटर है। वहीं एक्स और वाई जो कि हम जैसे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर एक्स और वाई जो है वो ऑपरेंड है। इसी तरीके से आप वैल्यूज में भी ले सकते हैं, दिस इज द ऑपरेटर एंड दीज आर 10 एंड 20 आर ऑपरेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड में क्या फर्क है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर्स को। सो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो ऑपरेटर अपने ऑपरेशन के लिए सिर्फ एक सिंगल का यूज करते हैं, सिंगल ऑपरेंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंगल ऑपरेंड का। अगर वो एक बार में केवल एक ही ऑपरेंड, एक ही वैल्यू का यूज करेंगे ऑपरेशन के लिए, तो उनको हम बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर्स। तो जावा में यूनरी ऑपरेटर ये रहे, बेसिकली कई टाइप्स के होते हैं। यहां पर मैंने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब यहां पर दोनों का काम सिंपल होता है, आप प्लस देख पा रहे होंगे और माइनस देख पा रहे होंगे। तो अगर हम पोस्टफिक्स की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा, जो ऑपरेशन होगा, उसके बाद में ऑपरेंड के बाद में प्लस प्लस लगाया जाएगा या माइनस माइनस लगाया जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे पोस्टफिक्स ऑपरेशन। और जब हम पहले लगा देंगे और एक्सप्रेशन देंगे, और उसी तरीके से पहले लगा देंगे माइनस और फिर एक्सप्रेशन देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा प्रीफिक्स। और इस तरह से प्रीफिक्स में सिंगल के लिए भी होते हैं कि सिंगल प्लस और सिंगल माइनस। और इसी तरीके से यहाँ पर दो और एक होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। और यहाँ पर ये लॉजिकल बूलियन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स के केसेस के लिए। तो गाइज, हमने ऑपरेटर नाम का एक यार प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर हमने ओपी नाम की एक जावा की फाइल बना ली और जिसके अंदर मेन फंक्शन को इंक्लूड करा दिया है। तो इतना सब हम लोग कर सकते हैं ऑलरेडी। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में। सो यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं लाइक इंट एक्स, और एक्स का वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने इस समय रखा 5। अब हम यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लाइक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं, हम इनको यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने x = 5 एक वेरिएबल ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको प्रिंट करा देते हैं फॉर एग्जाम्पल, और हम यहाँ पर करते हैं फॉर एग्जाम्पल x++। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लस जो है वो बाद में लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है वो पोस्टफिक्स ऑपरेशन हो रहा है। तो पोस्टफिक्स ऑपरेशन के लिए ये वाला ऑपरेशन हो रहा है। तो पोस्टफिक्स ऑपरेशन ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लस जो है वो बाद में करेंगे, पहले वैल्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करा देंगे, बाद में वैल्यू को असाइन करते हैं। तो अभी ये कुछ इस तरह से काम करते हैं कि x++, तो x की वैल्यू इस समय क्या है 5, तो ये 5 को रखेंगे।
और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम इस ऑपरेशन को खत्म करेंगे वैसे ही नेक्स्ट लाइन से क्या होगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6। वैसे काम x प्लस प्लस मतलब ये हो रहा है कि x में एक जोड़ा जाएगा, x प्लस प्लस कुछ नहीं है, x मतलब x इज इक्वल टू मतलब है कि x में एक जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये काम इस तरह से करेगा कि पहले प्रिंट करा देगा जो वैल्यू है, उसके बाद में असाइन करेगा। सो अगर हम इसको देखें, सो आपका इनिशियली अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 5। हो क्या रहा है कि x की वैल्यू को उसने ऐड तो करा दिया, लेकिन अभी वैल्यू रखी वही रहेगी जो यहाँ पर थी, ये वाली। लेकिन नेक्स्ट जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ उसने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, x प्लस प्लस था तो x की वैल्यू इस समय जो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन से जो स्टार्ट होगी इसको कंप्लीट होने के बाद, नाउ द वैल्यू इज 6। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं अगेन x को प्रिंट कर रहा हूँ तो अब आप देख पाएंगे x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 6 हो चुकी है। तो इंक्रीमेंट हो गई थी कहाँ पे, जैसे ये लाइन टर्मिनेट हुई वैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया था। तो इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स, जिसमें क्या होता है कि ऑपरेशन जो है, जो इंक्रीमेंट होता है वो बाद में होता है और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है वो पहले हो जाता है, चाहे वो प्रिंट करना है या जो भी आपको काम करना था वो पहले हो जाएगा, और असाइन जो होता है प्लस वगैरह वो बाद में किया जाता है। उसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर प्रीफिक्स को करके, तो ये अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस प्लस एक्स, तो आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी मिल गई थी, x की वैल्यू हमारे पास है 6 ऑलरेडी। तो जब यहाँ पर आएगा इसका मतलब होता है ये क्या करेगा, प्लस प्लस x, यानी x को इंक्रीमेंट कर देगा, x में एक जोड़ देगा। पहले जोड़ेगा, उसके बाद में जो भी ऑपरेशन हो रहा होगा, प्रिंट हो रहा होगा या जो भी काम हो रहा होगा वो हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, मतलब 6 का क्या बन गया, 6 का हो गया यहाँ पर 7, और 7 को ये प्रिंट करा देगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है वो तुरंत प्रिंट हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने x की वैल्यू 5 दी, तो सबसे पहले 5 प्रिंट हो गया, उसके बाद में उसमें ऐड हुआ, तो हमें यहाँ पर आंसर 5 ही मिला। जब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे गए, नेक्स्ट लाइन पे गए, तब हमें जाके 6 मिला। लेकिन प्लस प्लस के साथ ऐसा नहीं है, प्लस प्लस एक्स में क्या हुआ, तुरंत वो ऐड हुआ और तुरंत ही उसने प्रिंट करा दिया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ, या डिफरेंस कह सकते हैं कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में क्या अंतर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन यही चीज़ हम नेगेशन के साथ करके देखते हैं, नेगेटिव के साथ करके देखते हैं कि हम इसको, अगर ये था हमारा इंक्रीमेंट, और ठीक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ में था, अब हम इसको डिक्रीमेंट के साथ में करके देख लेते हैं, नेगेटिव के साथ में। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास x की वैल्यू है 5, जो 5 थी, अब हमारे पास x की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 7 है। तो हमें पता है कि x की वैल्यू इज इक्वल टू 7 राइट नाउ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिस्टम को मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर, और मैं इस समय करता हूँ x माइनस माइनस। ओके, तो इस समय x की वैल्यू कितनी है, 7, तो x की वैल्यू ये प्रिंट कर देगा 7, लेकिन x माइनस माइनस, तो x की वैल्यू प्रिंट तो 7 हो जाएगी, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन पे क्या हो जाएगा, x में 1 अगर माइनस करेंगे तो 7 की जगह कितना हो जाएगा, 6। तो अभी करेंटली हम प्रिंट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 7 आ रही है, ये देखिए 4th लाइन, बट नेक्स्ट लाइन चेंज होता ही x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो अगर इस समय यहाँ पर आके मैं x को प्रिंट कराता हूँ तो आप देख पाएंगे कि x की वैल्यू जो है, अगर मैं x को प्रिंट करा रहा हूँ तो नाउ x की वैल्यू में एक माइनस हो चुका हो, दैट इज 6। तो यहाँ पर हमें x मिल चुका है। ये हमारा है पोस्ट फिक्स, ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये था हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। अब हम यहाँ पे करते हैं, प्री इंक्रीमेंट किया था, अब हम यहाँ पर हम प्री डिक्रीमेंट करते हैं कि पहले हम डिक्रीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद में प्रिंट कराएंगे। तो हमारे पास इस जगह पर एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थी, 6 अगेन आ चुकी थी। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट माइनस माइनस एक्स, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू पहले माइनस होगी और फिर जाके जो भी ऑपरेशन हो रहा होगा प्रिंट वगैरह वो यहाँ पे कर देगा। तो एक्स की वैल्यू 6 थी और 6 में एक माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, दैट इज 5। तो अगेन आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारे पास 5 आ चुका है। ये हमने देखे पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। ये बेसिकली किस लिए यूज होता है, ये जस्ट आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक्स और ले लिया था और एक यहाँ पे वाई वेरिएबल बना लिया है जिसकी वैल्यू हमने निगेटिव में रखी है -10 और यहाँ पर ये हमने x = 5, ये मैंने सारा कॉमेंट आउट कर दिया है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि x हमारा पॉजिटिव नंबर है, इसको मुझे निगेटिव करना है।
तो हम जस्ट इसको यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर मैं माइनस पहले लगा देता हूँ और उसके बाद x को प्रिंट करा रहा हूँ। तो समझ ही रहे होंगे कि पॉजिटिव नंबर है उसको हम नेगेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर x जो था अब पहले पॉजिटिव था, अब नाउ नेगेटिव हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पे प्लस लगाएं तो प्लस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेसिकली, अगर आप कोई भी वेरिएबल दे रहे हो और अगर उसके आगे ऐसे प्लस लगा रहे हो प्लस x, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर आपके प्लस लगाए ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट में ये दो आप ऑपरेटर्स देख रहे हैं, ये बेसिकली ये कन्वर्ट करने के लिए होता है, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, ये बूलियन के लिए यूज करता है। तो ये 0 से स्टार्ट होता है बेसिकली, आप कोई भी वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल 4 देंगे तो 4 का ये 5 कर देगा, ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव एक कम या ज़्यादा करके। और ये यार बूलियन वैल्यूज़ के लिए होता है, तो मैं दिखा देता हूँ, इसका तो यूज़ करते हैं हम लोग कई बार। तो फॉर एग्जांपल हमने एक बूलियन वेरिएबल ले ली x और इसको हमने इनिशियल रखा ट्रू, और हमने यहाँ पर system.out.println और हमने कर दिया कि नॉट इक्वल टू या लॉजिकल x। तो यहाँ पर ये क्या होगा, x जो ट्रू वैल्यू थी वो फॉल्स हो गई, और x अगर मान लीजिए फॉल्स होगा तो ये नॉट बेसिकली क्या काम करेगा, उसको ट्रू कर देगा। तो जस्ट इस केस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पर जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये कई टाइप के ऑपरेटर होते हैं जिनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारे सेम है जैसे आप मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं एक्सेप्ट मॉडुलो। मॉडुलो बेसिकली क्या होता है, ये परसेंटेज नहीं बताता, ये बेसिकली जब भी आपको कभी भी किसी भी नंबर का रिमाइंडर पता करना हो तो हम उसके लिए मॉडुलो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो हमें आंसर देता है बेसिकली क्या देता है, रिमाइंडर देता है। और अगर हम बात करते हैं डिवीज़न की, तो डिवीज़न क्या देता है, डिवीज़न हमें उसका क्वोटिएंट देगा। तो जल्दी से देखते हैं कि कौन सा किस तरह से काम होता है, और लास्ट में मैं इनकी एक प्रेसिडेंसी टेबल भी मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रेसिडेंसी किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने सारे वेरिएबल्स बना लेते हैं। जल्दी से मैं ये सारे वैल्यू को कॉमेंट आउट रहने देता हूँ। अब हम बात करते हैं यूनरी के बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए सबसे पहले हम कोई एक वेरिएबल्स बना लेते हैं। सबसे पहले इंट a इज इक्वल्स टू 10 और इंट b इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। हमने दो वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे मैं एक तीसरा वेरिएबल भी क्रिएट कर लेता हूँ, या मैं डायरेक्टली प्रिंट करा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं system.out.println करता हूँ और यहाँ पर हम करते हैं a प्लस बी, ओके। तो आपको पता है कि यहाँ पे आंसर क्या आना है, तो बेसिकली इन दोनों का सम हो गया। अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करा देता हूँ तो भी आपको पता है यहाँ पर क्या होना है, a माइनस बी अगर मैं कराऊंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे a में से b को माइनस कर देगा। तो a 10 है, b 11 है, छोटे में से बड़ा जाएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो नाइ आंसर इज -1। और इसी तरीके से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भी आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी की जगह a मल्टीप्लाई b करूँगा तो यहाँ पर जो आंसर है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर डिवीज़न करा देता हूँ तो यहाँ पर जो है डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर b का डिवाइड ए से होगा, 11 का 10 से जाएगा, यानी कि 0 टाइम्स यहाँ पर डिवाइड जाने वाला है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मॉडुलो यानी कि आपको यहाँ पर सिंबल देना होगा परसेंटेज का। बेसिकली b का a से डिवाइड होगा लेकिन रिमाइंडर आएगा, तो आंसर 11 का 10 से जाएगा, तो आंसर ऑब्वियसली बात है 10 ही जाएगा, क्योंकि 10 ही आ जाएगा। तो इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि ये दोनों किस तरह से काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया छोटा नंबर, यहाँ पे की जगह बड़ा नंबर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पर 25 या 225 और यहाँ पे मैं देता हूँ 5। तो देखिए 5 का 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 का 25 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पर 5 ये क्वोटिएंट आ गया इसमें डिवाइड करने पर। और रिमाइंडर क्या आता है, अगर हम 5 का 25 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बचता है, शेषफल क्या बचता है, रिमाइंडर। तो 5 का 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 0। तो आंसर देख रहे हैं रिमाइंडर वाले में यहाँ पर 0 आ गया कि 5 5 सा 25, 25 में 25 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है। तो ये होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये काफ़ी सिंपल होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली एक ही ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट आप ये असाइन करने के लिए होता है, जिसको हम इक्वल्स टू बोलते हैं। अब ये आप जितने भी ऑपरेटर हैं सबके साथ यूज़ कर सकते हो, लाइक मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो, इनके साथ भी यूज़ करते हो, जो अभी इनके ऑपरेटर के बारे में बात करूँगा। तो अब यहाँ पर ये इक्वल टू का आप सबके साथ यूज़ कर सकते हो। सो इक्वल टू जो है वो लगाकर आप असाइन करते हो वैल्यू। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसका एक सिंपल सा एग्जांपल जो कि आप जनरली देखते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया इंट x इज इक्वल टू 10। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, x
10 को असाइन करा दिया किसके अंदर, x के अंदर। सो यहाँ पर ये देखिए असाइनमेंट हो गया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बड़ा सिंपल है कि आपने यहाँ पर x इक्वल टू 10 कर दिया, तो यहाँ पर 10 को आपने असाइन कर दिया x के अंदर, तो ये होता है असाइनमेंट। आप इस तरीके से कर देते हैं, आपने एक y बना लिया, इंट y इक्वल टू 0, इनिशियली y की वैल्यू 0 है, फिर आपने क्या y इक्वल टू x, इसका मतलब x के अंदर जो कुछ था वो असाइन करा दिया आपने y के अंदर, तो x को उठाया और x को उठा के y के अंदर डाल दिया। सो नाउ x की वैल्यू भी 10 है और y की वैल्यू भी अब यहाँ पर 10 हो गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर x को और y को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो आप देख पाएंगे x और y दोनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 10 हो चुकी है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमने असाइन करा दिया। और ये आप असाइन हर किसी के साथ करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहें तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं असाइनमेंट के लिए, जैसे कि अगर मुझे करना है x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब मुझे लिखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, वैल्यू x को मैं प्रिंट कराऊँ 10 प्लस 5 कितना हो जाता है 15, सिंपल है। और यही चीज़ मैं सेम ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको पहले कॉमेंट आउट करता हूँ। और मैं यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ शॉर्ट में, इसको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट भी बोलते हैं, x प्लस इज इक्वल्स टू 5, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब यही होगा कि x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे x की वैल्यू अगेन 15 ही आ रही है। तो चाहे आप इस तरीके से लिख दीजिए शॉर्ट हैंड असाइनमेंट या फिर लॉन्ग फॉर्म असाइनमेंट। असाइनमेंट जस्ट इक्वल टू के लिए होता है, और ये सेम चीज़ आप नेगेटिव के लिए कर सकते हैं। तो अगर मैंने जैसे यहाँ पर x माइनस कर दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, ओके, कि x में 5 को माइनस कर दो, तो नाउ आंसर क्या हो जाएगा 5 माइनस कर देंगे। उसी तरह से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, उसी तरह मॉडलो, तो ये भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो गाइज नाउ अब बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो जैसे कि आपको नाम समझ आ रहा है रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब यहाँ पे भैया रिश्ते बनाने हैं आपको। अब यहाँ पर रिलेशन इन द सेंस वैसे नहीं लेना है, यहाँ पर ये बेसिकली काम करते हैं मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए, और ये बहुत तायात मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं इन ऑपरेटर्स को। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो जल्दी से इनको जानते हैं और देखते हैं कि आपको इनका किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर, और कोई भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, 2 वेरिएबल हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी। एक x बना लेते हैं जिसके अंदर हम 10 असाइन कर देते हैं, और एक y बना लेते हैं जिसके अंदर हम 20 असाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर आप इफ़ एल्स कंडीशन जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम इनको यूज़ करेंगे। अभी हम जस्ट नॉर्मल यूज़ करके दिखा रहे हैं, और अगर कंडीशन ट्रू होती है इनकी तो ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, और अगर फॉल्स होगी तो भी बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली चेक कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करा देता हूँ x इज़ लेस देन y, x y से छोटा है। तो आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है। ऑब्वियसली बात है कि ये बात सच है, ये मतलब सही है, सच है। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें एक बूलियन रिटर्न मिल जाएगा ट्रू। अगर आपने इफ एल्स अभी नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझने में दिक्कत होगी, जैसे कि अभी हमने नहीं बताया, फिर भी आप इसको हल्का सा देख लीजिए कि किस तरीके से काम करता है। तो इफ़ एक बेसिकली कंडीशन है, इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। इफ़, और हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y, अगर x बड़ा होगा y से, जो कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे x स्मॉलर ले लेता हूँ, कि अगर x छोटा होगा y से, देन क्या हो जाए, देन इस ब्रैकेट के अंदर हम कुछ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ मैसेज दे देते हैं, लाइक x छोटा है, ऐसा लिख देता हूँ, x छोटा है, ओके। तो इसको मैं प्रिंट कराता हूँ, तो आप देख पाएंगे x इज़ लेस देन y, ये बात सच हो रही है। तो जैसे ही सच हो गई ये बात, तो इसके अंदर इस पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी था वो प्रिंट हो जाएगा। अगर ये बात सच नहीं होती तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होता x छोटा है की जगह पे। तो मैं इसको कर देता हूँ कि x को अगर मैं यहाँ पर इस ग्रेटर कर देता हूँ कि x बड़ा है y से, जो कि आप देख पा रहे हैं ये गलत है, x 10 है और y 20 है, तो x कहाँ से बड़ा हो गया, तो ये बात चलेगी नहीं, तो यहाँ पर ये प्रिंट नहीं होगा। तो ये तो हम आगे देखेंगे, फिलहाल अभी हम डायरेक्टली समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो x लेस देन y ये काम कर गया। उसी तरीके से हम और को देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ x इज़ स्मॉलर की जगह x इज़ ग्रेटर देन y, तो आप देखेंगे बूलियन का फॉल्स रिटर्न कर जाएगा, क्योंकि ये बात गलत है, ओके। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि x लेस देन इक्वल्स टू,
कि x छोटा हो या बराबर हो y के, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो आप छोटा बोलेंगे तो ट्रू होगा ही होगा, लेकिन बराबर में भी ट्रू होगा। जैसे कि x की वैल्यू 10 है और यहाँ पर y की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर मैंने इसको भी 10 कर दिया। अब x और y दोनों की वैल्यू जो है वो 10 है। ओके, तो x और y अब दोनों की वैल्यू 10 है, और अब मैं प्रिंट करता हूँ थर्ड वाले को, तो आप देखेंगे ये ट्रू आ रहा है कि x 10 से छोटा हो सकता है तब भी ट्रू होगा, या x y के बराबर हो सकता है तब भी ट्रू होगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये ऊपर वाला x इज स्मॉलर देन y, ये फॉल्स हो गया। क्यों हो गया फर्स्ट वाला? बिकॉज x छोटा होना चाहिए y से, लेकिन x तो y के बराबर है, तो ये ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये तो ऑब्वियसली बात है फॉल्स है ही, क्योंकि x बड़ा है ही नहीं। और तीसरा वाला जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। और इसी तरीके से हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी ले सकते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कि x बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए। तो देखिए बड़ा तो नहीं हुआ लेकिन बराबर हो गया। ठीक है, अगर हम बराबर ये हटा देंगे तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि x बड़ा नहीं है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ इक्वल्स टू की, तो जैसे अगर यहाँ पर मैं दोनों को पहले अनइक्वल करता हूँ, एग्जाम्पल मैंने इसको 15 कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं 10 और 15 इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ x इक्वल टू y, इसका मतलब x और y बराबर हैं, तो ये बात गलत हो गई। तो लास्ट वाला जो है वो फॉल्स आ गया। ओके, कि x y के बराबर नहीं है। अगर मैं इसको अगेन 10 कर दूंगा देन ये ट्रू हो जाएगा। तो ये इक्वलिटी चेक करने के लिए है। और लास्ट वन जो है नॉट इक्वल टू, ये जस्ट अपोजिट करने के लिए होता है कि x इज नॉट इक्वल्स टू y। तो आप देखें x और y यहाँ पर दोनों 10 हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं, और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू y, x y के बराबर नहीं है। तो आप देखेंगे आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये तो बराबर हैं, तो ये हमेशा अपोजिट रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये हमारे ऑलरेडी बराबर हैं और ये बोला है कि बराबर नहीं है, तो ऐसे कैसे नहीं है? वो तो बराबर हैं, तो यहाँ पर ये फॉल्स आ गया। ये बात गलत है, नॉट इक्वल टू अपोजिट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 10 की जगह यहाँ पर कर देता हूँ 15, ठीक है, तो अब ये अपोजिट हो गए, मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये नॉट क्या है? अपोजिट देगा, मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये बोलेगा हाँ ये ट्रू है, क्योंकि ये उल्टा काम करता है। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट वर्क करता है। तो ये होता है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर। अब जैसे कि आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कुछ लॉजिक्स की बात हो रही होगी, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर की तरह यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पर कंडीशन आपको कुछ देनी होती है तो वहाँ पर जनरली हम रिलेशनल यूज़ करते हैं, बट जहाँ पर कुछ लॉजिकल चीज़ें होती हैं, जहाँ पर आंसर आपको ऐसे बाइनरी या बूलियन में ही चाहिए होता है बेसिकली, वहाँ पर जनरली हम यूज़ करते हैं ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। तो आपने अगर गेट्स वगैरह पढ़े हैं तो आपको आइडिया आ रहा होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर एंड और नॉट, ये 3 ऑपरेटर यूज़ होते हैं। एंड के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज़ करते हैं, और के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज़ करते हैं, और नॉट के लिए हम लोग यहाँ पर यही सिंपल से नॉट सिंबल का यूज़ करते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आपको एक टेबल दिख रही है लॉजिकल ऑपरेटर इन जावा का। ऐसे मैंने जस्ट गूगल सर्च कर लिया एंड ऑपरेटर इन जावा करके, तो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये टेबल आपको समझ आ रही होगी। सो गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। ये बहुत ही सिंपल है, आपको आती भी होगी। तो आप लॉजिकल ऑपरेटर देख सकते हैं। तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। ये जब एक सिंबल आ जाता है इसमें, देखिए, तो हम जो नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप जस्ट इस डबल वाले पर फोकस करिएगा, लॉजिकल ऑपरेटर इन जावा। तो यहाँ पर अगर आपके 2 ऑपरेंड है, अगर यहाँ पर पहला भी फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, तो आपका फॉल्स आएगा। एंड ऑपरेटर मतलब होता है कि जब दोनों ही ट्रू होंगे उस कंडीशन में ही आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी फॉल्स हुआ, यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी फॉल्स हुआ। ये देखिए दोनों ट्रू हैं, जब दोनों ट्रू है तभी कंडीशन में ट्रू हुआ, अदरवाइज आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। तो ये होता है एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट बात करते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर और मतलब होता है कि कोई एक, एटलीस्ट 1। ठीक है, तो इसमें क्या है, एटलीस्ट कोई भी एक ट्रू अगर हो जाएगा तो आपका रिटर्न वैल्यू ट्रू हो जाएगा। जबकि एंड में ऐसा नहीं है, एंड में दोनों ही ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होगा। तो और में देख सकते हैं दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आया। और यहाँ पर देखिए एक ट्रू हो गया ऑपरेंड ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। यहाँ पर एक ऑपरेंड 1 ट्रू हो गया तो यहाँ पर ये ट्रू हो गया। एटलीस्ट कोई एक ट्रू हो जाए, और अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होना ही होना लाजमी है। तो यहाँ पर ये और ऑपरेटर हो गया। ठीक है, इसमें दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, इसमें कोई एक ट्रू हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ये और ऑपरेटर। एंड नॉट ऑपरेटर, जैसे कि हमने नॉट इक्वल्स टू में रिलेशन में देखा, सिमिलरली वही चीज़ है कि अपोजिट बताता है। अगर आपका आंसर सही होगा तो उसे गलत कर देगा, गलत होगा तो सही कर देगा। फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स।
तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब इसी का बेसिस पे हम यहाँ पर अपने इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड और नॉट को। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं, एंड और नॉट। तो मल्टीपल रिलेशन जब होता है ना, तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको मैं जल्दी से करता हूँ कमेंट, और यहाँ पर हम करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को। पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक num1 वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हमको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं 20। एक वेरिएबल बना लेते हैं num2 जिसके अंदर असाइन करते हैं 25। और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं num3 जिसके अंदर असाइन करते हैं 30। और एक num4 वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर असाइन करते हैं 50। तो यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल क्रिएट कर लिए, ठीक है, num1 num2 num3 num4। अब हम यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं और हम कंडीशन के अकॉर्डिंगली इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। इफ़ कंडीशंस के बाद अब ये इफ़ कंडीशन जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जस्ट आप इस ऑपरेटर को समझने के लिए इनका यूज़ करना समझ लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन हम यहाँ पर चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन के अंदर मैं एक और ब्रैकेट देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दिया num1 इज़ ग्रेटर देन num2, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ अभी हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी जब हम रिलेशनल ऑपरेटर को समझ रहे थे। num1 इज़ ग्रेटर देन num2, ये चेक करेगा कि num1 बड़ा है num2 से। अगर ये बात सही होगी तो इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया system.out.println, मैंने लिख दिया आई एम लर्निंग जावा, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ये चीज़ अगर सही होगी तो वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर सही नहीं होगी तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। तो इसका एक अपोजिट होता है एल्स। तो एल्स जब इफ़ वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो एल्स कंडीशन ट्रू हो जाता है। तो इसको आप जस्ट समझने के पर्पज़ से आप इसको अभी कर लीजिए। तो यहाँ पर इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ एल्स पार्ट के अंदर आई एम लर्निंग एंड्रॉयड, कुछ भी ऐसे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, मतलब num1 बड़ा नहीं हो रहा है num2 से, 20 छोटा होता है 25 से। तो ये ना प्रिंट होके उसने ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया, ओके। तो ये तो हो गया इफ एल्स नॉर्मल, और ये हो गया हमारा रिलेशन ऑपरेटर। तो ये इसमें एंड का ऑपरेटर कहाँ हुआ, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कहाँ हुआ, एंड और नॉट का। तो अब आपको बताता है। अब मान लीजिए हमें ये भी चेक करना है, साथ ही साथ इसको भी चेक करना है। तो मान लो एक कंडीशन हम यहाँ और लगा देते हैं। लाइक कंडीशन क्या है कि num3 इज़ ग्रेटर देन num4। इसका अपोजिट करते हैं, मान लो num3 इज स्मॉलर देन num4, कुछ इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये रही। अगर अभी मैं इसको करूँगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, बिकॉज क्या बोला है कि यहाँ पर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ नहीं किया है, या वहाँ पर कुछ यूज़ होना था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कंपाइलेशन प्रॉब्लम है, सिंटैक्स एरर दे रहा है, वो कुछ सिंटैक्स में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो वो एक साथ दो कंडीशन को चेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको चेक करना है एक साथ दो कंडीशन। तो ऐसे में यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, वो लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एंड। अब इसका मतलब क्या है, वो इस कंडीशन को चेक करेगा एंड इस कंडीशन को भी चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन अब चेक की जा सकती हैं, और पहले अंदर का चेक होगा और फिर बाहर का चेक होगा। तो ये किस तरीके से काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। num1 इज़ ग्रेटर देन num2, क्या ये बात सही है? तो आप देख रहे हैं num1 20 है, num2 25 है, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पर हो गया क्या, फॉल्स हो गया। फिर है एंड। फिर यहाँ पर num3 इज़ स्मॉलर देन num4, तो num3 30 num4 50, तो ये बात सही हो गई। एंड यहाँ पर क्या हो गया, ट्रू। तो जब यहाँ पर अब हुआ फॉल्स एंड ट्रू, तो इस केस में मैंने आपको बताया था, जब हम अब ये ऑपरेटर के बारे में और इस केस में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ऑपरेटर के बारे में बताया था कि जब एटलीस्ट एंड ऑपरेटर में एटलीस्ट जब तक दोनों ही ट्रू नहीं होते तब तक ये आंसर ट्रू नहीं होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रू हो रहा है, एक फॉल्स हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स मतलब ये कंडीशन ट्रू वाली चेक नहीं होगी, बल्कि एल्स का फॉल्स वाला चल जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख पाएंगे आंसर फॉल्स वाला यहाँ पर रन हो गया। तो ये था एंड ऑपरेटर के लिए। इसी तरीके से अगर मैं एंड की जगह यहाँ पर और डाल देता हूँ तो इसमें क्या है, ये किस तरीके से काम करेगा, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग की कंडीशन तो वही है, num1 इज़ ग्रेटर देन num2 जो कि फॉल्स है, और num3 इज़ स्मॉलर देन num4 जो कि ट्रू है।
तो और के केस में मैंने आपको बताया था कि एट लीस्ट एक ट्रू हो जाए, तो आप देख रहे हैं कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली फॉल्स है। तो और के केस में अगर एट लीस्ट एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, चाहे ऑपरेंड 1 चाहे ऑपरेंड 2, तो वो आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, और एक फॉल्स एक ट्रू तो भी यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा कि ये वाली बात तो गलत है लेकिन ये वाली बात सही है, और ये वाली बात अगर सही है तो ये सही को ही चला देगा, मतलब ऊपर वाला ही प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आई एम लर्निंग जावा को उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर नॉट की बात करता हूँ तो नॉट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अभी आप इसको देखेंगे और आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर मैं सिंगल ऑपरेशन दे रहा हूँ तो यहाँ पर आपने देखा num3 इज़ स्मॉलर देन num4, ये बात सही है, तो ये बात सही है तो उसने ये वाला प्रिंट कर दिया। अगर ये गलत होती तो ये वाला प्रिंट कर देती। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाके नॉट लगा देता हूँ तो ये मतलब अपोजिट कर देगा। तो num3 इज़ num4 ये बात तो सही है, लेकिन इसका उल्टा कर दो, नॉट इसका उल्टा कर दो, ट्रू का फॉल्स कर दो, फॉल्स का ट्रू कर दो, तो यहाँ पर ये बात ट्रू हो रही है। तो इस ट्रू के केस में ये चलता है, लेकिन हमने नॉट लगा दिया तो क्या चल जाएगा, फॉल्स चल जाएगा। तो फॉल्स के केस में क्या है, आई एम लर्निंग एंड्रॉइड। देखिए क्या बात है। तो ये हमारे होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, तो नाउ टॉक अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज जैसे कि आपको नाम से समझ आ होगा, बिट यानी कि बाइनरी डिजिट, ऐसे ऑपरेटर जो बाइनरी पर काम करते हैं। तो ये कई सारे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा लॉजिकल से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर एक एक चीज़ें उन्होंने हटा दी है। तो इसको बोलते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉर, बिटवाइज एक्सऑर, ये बेसिकली नॉट, बिटवाइज एक्सऑर, और ये कॉम्प्लीमेंट, ये यूनरी में हमने देखा था। तो ये यहाँ पर बिटवाइज के अंदर आ जाते हैं। अब ये कैसे वर्क करते हैं, तो इसके लिए अगेन मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, बिटवाइज ऑपरेटर इन जावा टेबल जैसे मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए एक टेबल आपको समझ आ रही होगी। तो ये सिंपल वही लॉजिकल की तरह ही काम करती है, बट यहाँ पर देख लीजिए ये किस तरीके से काम करेंगे। तो जब बिटवाइज, पहले हम बिटवाइज एंड को देखते हैं। तो अगर आपकी कंडीशन कोई भी एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो फॉल्स रहेगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स रहेगा। जब तक दोनों ही ट्रू नहीं हो जाते, ए और बी दोनों ही ट्रू नहीं हो जाते, तब तक आपका ट्रू नहीं होगा। ये एंड है, इसको बिटवाइज एंड बोलेंगे। और में क्या था कि एटलीस्ट कोई एक ट्रू हो जाए, तो यहाँ पर देखिए एटलीस्ट एक भी ट्रू हो गया कम से कम तो ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू हैं तो बल्ले ही बल्ले, और जब दोनों फॉल्स हैं तभी यहाँ पे फॉल्स होगा। बिटवाइज नॉट में तो अपोजिट हो जाता है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का। और एक्सऑर में क्या होता है, एक्सऑर में क्या है कि अगर दोनों सेम हैं तो यार फॉल्स हो जाएगा। तो देखो 0 0 0 हो गया, 1 1 भी 1 हो गया, 1 1 भी 0 हो गया, लेकिन 1 0 1 रहा और 0 1 भी 1 रहा, तो ये देखिए एक्सऑर हो गया। कॉम्प्लीमेंट ये अपोजिटली काम करता है, 0 0 1 हो गया, 1 0 भी 0 हो गया, 0 1 भी 1 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट साइड में, ठीक है, ये बेसिकली बाइनरी के बेसिस पे काम करता है। 1 1 0 हो गया और 0 1 जो था वो 1 हो गया, 1 0 0 हो गया। तो ये यार आपको याद करना पड़ेगा, छोटा सा टेबल है, सिंपल से याद हो जाता है। बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज नॉट, और बिटवाइज एक्सऑर, और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास बिटवाइज नॉट। तो ये आपको सिंपल सा टेबल है, याद करना पड़ेगा, बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे जो होते हैं बिटवाइज टेबल है, उसके थ्रू हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। इस तरीके से वर्क नहीं करते जैसे हमने इनको देखा डायरेक्टली टेबल के थ्रू। इनके लिए करना ये होता है, हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनका हमें बाइनरी पता होना चाहिए, और बाइनरी की हेल्प से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद हम इनको यूज़ करते हैं। तो इसको मैं करता हूँ कॉमेंट, और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ बिटवाइज ऑपरेटर को। मैं वेरिएबल बना लेता हूँ इंट x इज इक्वल्स टू 5, और एक y वेरिएबल बना लेता हूँ 4। तो हमने दो वेरिएबल बना लिए y और 4। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको प्रिंट कराता हूँ x एंड y। यहाँ पर मैं बिटवाइज ऑपरेटर लगा रहा हूँ x और y का, तो आंसर हमें मिल रहा है 4। अब आप बोलेंगे ये 4 कैसे आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बाइनरी फॉर्म लिखना होगा 5 और 4 का। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 और 4 वैल्यू है। हमने यहाँ पर 5 का बाइनरी लिख लिया है एंड यहाँ पर 4 का बाइनरी लिख लिया है। तो आप 5 और 4 का हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर इसका बिटवाइज एंड निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हमको बिटवाइज एंड निकालने के लिए इनकी बाइनरी वैल्यू चाहिए, जो कि हमारे पास ये रही 5 की, ये रही 4 की।
अब एंड ऑपरेटर के केस में हमने पढ़ा था कि जब तक दोनों ही 1 1 नहीं होते हैं तब तक ये 1 नहीं होगा, अदरवाइज अगर कोई भी एक अगर 0 है तो यहाँ पर आंसर हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर था ये चीज़। तो आपको बिटवाइज एंड के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीज़ हमारा काम करता है, ये 0 1 0 1 ये सब उसी के बेसिस पे यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 0 एटलीस्ट दोनों ट्रू होने चाहिए, एंड में दोनों ही ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू हो गया। तो ये हमारा फॉल्स आ गया, यानी कि 0 0 0 भी 0 आएगा। ये देखिए यहाँ पर दोनों ट्रू हो गए। जब 1 और 1 जब दोनों ही ट्रू हैं तब उस केस में आंसर हमारा 1 आएगा, अदरवाइज 0 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बाइनरी जो हमें मिली वो मिली है 0 1 0 0। तो 0 1 0 0 का बाइनरी क्या होता है, तो 0 1 0 0 का बाइनरी होता है 4। तो इसलिए हमारा जो आंसर यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 4। क्लियर। अगर हम इसका यहाँ पर और निकालने का कोशिश करते हैं कि हम बिटवाइज और निकालते हैं, तो आप x एंड की जगह x और कर देंगे तो आप देखेंगे इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो अगेन सेम वही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे, बस अंतर ये रहेगा कि यहाँ पर एंड की जगह हम लोग क्या करेंगे, और करेंगे। ओके, तो और करने के लिए हमको ये सिंबल देना होता है। तो और में क्या होता है कि एटलीस्ट कोई एक ट्रू हो जाए। तो यहाँ पर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये 1 हो गया। ये दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स ही रहेगा। ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हो जाएगा, और ये यहाँ पर जो है फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। 0 1 0 1 का बाइनरी क्या होता है, 0 1 0 1 का बाइनरी होता है 5। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ गया, 5। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है, तो इसलिए हमें इसका आंसर मिल रहा है 5। तो इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पर XOR लगा देता हूँ तो XOR के केस में यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 1। तो XOR के केस में हमने देखा था कि जब दोनों ही अपोजिट रहेंगे तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो XOR के केस में सिंपल है, XOR अपोजिट है 1 हो गया, सेम है 0 हो गया, सेम है 0 हो गया, और सेम है 0 हो गया। देखिए 0 1 1 0 0 0 0 और 1 0 ही केवल एक ये ट्रू हुआ, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से आप इसका एंड वाला भी कर सकते हैं, उसी तरीके से आप इसका कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं भैया जी, तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली ये एक तरीके से इफ एल्स की तरह ही होते हैं। यहाँ पर एक कोई कंडीशन लिखी रहेगी, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उस केस में ट्रू वाला चीज़ रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स वाली चीज़ रिटर्न हो जाएगी। ये कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा x इज़ ग्रेटर देन y, और यहाँ पे ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क लगा ले कि तो अगर x बड़ा होगा y से तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर x और y यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है पहले से, हम जल्दी से यहाँ पर इसको हम टर्नरी करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह यहाँ पे लिखता हूँ टर्नरी, एंड यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट z इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, और यहाँ पर अगर x बड़ा होगा y से तो क्या होगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर अगर x बड़ा होगा y से तो क्या प्रिंट हो जाए, x प्रिंट हो जाए। एल्स के केस में प्रिंट क्या, अभी हम z के अंदर असाइन कर रहे हैं, अगर ये बात सही हो जाए x बड़ा है y से तो z के अंदर असाइन हो रही है वैल्यू, तो x जो है वो z के अंदर चला जाए, अदरवाइज अगर ये बात गलत हो रही है तो y जो है वो z के अंदर चले जाए। तो ये प्रोसेस है इसका। तो x बड़ा है y से, आप देखें ऐसा गलत नहीं है, x बड़ा है y से, x के अंदर 5 है, y के अंदर 4 है, तो ये बात सही है। सही है मतलब x की जो वैल्यू थी वो किसके अंदर चली गई, z के अंदर। और अब हम यहाँ पर z को क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू बड़ी थी वो यार हमें आंसर में मिल गई। अगर हम यहाँ पर 4 की जगह 40 कर देंगे तो ये बात आप देखेंगे गलत हो गई, x बड़ा नहीं है y से, x छोटा है। जब x बड़ा है y से तो ये वाली बात चलती है, और जब x बड़ा नहीं है तो ये वाला y चलेगा, x की जगह y, मतलब फॉल्स के केस में y, ट्रू के केस में x। तो फॉल्स वाला केस रिटर्न कर होगा, यानी y को वो डाल देगा z के अंदर, तो z के अंदर आ गया 40 और हमने z को प्रिंट करा दिया तो आंसर आ गया 40। तो ये सिंपल सा होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स की। तो शिफ्ट ऑपरेटर्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर।
तो ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी यहाँ पर ये क्या करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर की तरह बिट्स में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और जिस साइड हम बोलते हैं उस साइड बिट्स को शिफ्ट करते हैं, या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। तो चलिए पहले जानते हैं यार हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स को हम देखते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं कोड पर, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ लाइक इंट x इज इक्वल टू 5। ओके, x की वैल्यू हो गई 5। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं x को या x के जो बिट हैं यानी कि 5 के जो बिट्स हैं वो मुझे खिसकाने हैं, लेफ़्ट साइड से उसे शिफ्ट करना है थोड़ा सा। तो मैंने लिखा x लेफ़्ट शिफ्ट और यहाँ पर कोई एक वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 3। तो मैंने कहा कि x को लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया जाए 3 टाइम, तो यहाँ पर x का लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा 3 और हमें आंसर मिल गया 40। अब आप सोच रहे होंगे ये आंसर आपको कैसे मिला, तो उसका एक प्रोसेस है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू थी जो थी 5। तो 5 के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या वैल्यू थी, 0 1 0 1। तो ये 5 का बाइनरी हो गया, 5 का बाइनरी ये था। अब यहाँ पर देखें 5 की जगह पर हमने क्या बोला कि लेफ़्ट शिफ्ट कर दो उसको, 5 का जो भी वैल्यू रहे उसको आपको लेफ़्ट शिफ्ट कर देना है 3, यानी कि 3 बिट उसकी लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर दो। तो 0 1 0 1 इनिशियली हमारा था, तो हमने इसको उठाया और 1 बिट 2 बिट 3 बिट, तो देखिए 0 यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद वाला था, अब उसके लिए 3 बिट, 1 बिट 2 बिट 3 बिट, ऐसे तीसरी वाले के लिए 1 बिट 2 बिट 3 बिट। तो अब आप देख सकते हैं, तो ये अब हम तो हमें करना था लेफ़्ट शिफ्ट 3, तो उसके लिए हमें 3 बिट खिसकाना पड़ेगा। तो 3 बिट लेफ़्ट साइड में खिसकाने के लिए सपोज़ हमने सबसे पहले उठाया 0 को, और 0 को 3 बिट खिसका दिया, 1 बिट 2 बिट 3 बिट, तो 0 हमने यहाँ पर रख दिया, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 1 को 3 बिट खिसकाया, 1 बिट 2 बिट 3 बिट, तो 1 को हमने यहाँ रख दिया, तो ये 1 भी यार 3 बिट खिसक गया। उसके बाद हमने फिर इस 0 को खिसकाया, 1 बिट 2 बिट 3 बिट, तो 3 बिट हमारा यहाँ खिसक गया। ओके, तो हमारा 3 बिट का काम हो चुका था और बाकी हमें जैसा था वैसे ही रख देना है। तो 0 1 0 यहाँ पे आ गया, 1 जहाँ था वहाँ पे आ गया, और बाकी ये कुछ स्पेस बच गया यहाँ पर। तो ये जो स्पेस बच जाएगा उसके आगे हम अपने आप क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो अब जो वैल्यू मिली 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0, तो इसका अगर हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, जिसको हम बोलते हैं लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पर अगर मैं 3 की जगह 2 कर देता हूँ तब क्या होगा, तब सिंपल है 20 आंसर आ जाएगा। देखिए अगेन हमारे पास 5 है और हमको क्या करना है, लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना है 2 को, यानी कि 2 बिट खिसका देना है। तो यानी कि ये 2 बिट हमको क्या करना है, लेफ़्ट साइड पहुंचा देनी है। तो हमने लिखा यहाँ पर 0 1 0 1, और यहाँ पर हमने 0 को 1 बिट खिसकाया, फिर 2 बिट खिसका दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, फिर सिमिलरली हमने 1 का 1 बिट और 2 बिट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये बाकी जैसे थे इनके बाद वैसे ही रहेंगे। 0 1 ये वाले इधर आ गए, 0 और ये 1 इधर आ गया। इसके बाद ये 2 खाली बच रहे तो इसके पोर्शन के आगे हमने यहाँ पे लगा दिया 0 0। तो ये हमारा आ गया 0 1 0 1 0 0। तो अगर हम इसका बाइनरी करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर इज़ 20। ओके, तो इस तरीके से यार हमारा ये काम करता है। ये हो गया हमारा लेफ़्ट शिफ्ट। इसको हम सिंपल तरीके से अगर करना चाहें तो आप इसको बहुत ईजिली डायरेक्टली, आपको बाइनरी कैलकुलेट नहीं करना होगा। अगर आपको मेरी तरह बाइनरी याद नहीं होते, बाइनरी वैल्यू डेसिमल वैल्यू, तो आप यहाँ पर सिंपल सा एक प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, लाइक 5 का लेफ़्ट शिफ्ट निकाल देना है। तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 10। जो भी आंसर आया उसको आपको जितने टाइम बोलता जा रहा है उतने टाइम करते जाइए। तो हमें केवल 2 टाइम करना है, तो 10 का एक बार और करा दीजिए, 10 2 ज़ा 20, तो आंसर हमारा आ गया 20। तो इस तरीके से हमारा 20 आ गया। फिर से देखिए, अगर मान लीजिए होता है 5 लेफ़्ट शिफ्ट 3, मान लीजिए आंसर 3 के लिए पूछ रहा होता, अभी तो उसने 2 के लिए पूछा, अब हमको 3 के लिए करना है। तो अगेन मल्टीप्लाई तो 2 का ही करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया एक बार, कितना आया 10। अब जो 10 आया, 10 का फिर से मल्टीप्लाई करो 2 से, इक्वल टू 20 आया। फिर 20 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 40। सिंपल। तो आप देख पा रहे हैं कि जब
आपको मल्टीप्लाई करना होता है हर बार 2 से, और उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है जितने टाइम यहाँ पर बोला जाए। तो यहाँ पर हमने 3 टाइम किया, यहाँ पर हमने 2 टाइम किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है। अगर मैं राइट शिफ्ट की बात करूँ तो इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहाँ पर आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो राइट शिफ्ट 2, तो आप देख पाएंगे x राइट शिफ्ट 2, तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। क्यों, ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, 2 का 5 से डिवाइड 1 टाइम किया। देखिए सबसे पहले 5 का डिवाइड होगा 2 से, कितना आ गया, 2। क्वोटिएंट की बात कर रहा हूँ, कितने बार गया, तो 2 आ गया। लेकिन हमें 2 बार ही करना है, तो जो 2 आया उसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो, तो आउटपुट क्या आ गया, 1। तो इस तरीके से हमारा आ गया। अगर यहाँ पर 5 लेफ्ट शिफ्ट 3 होता तो ये किस तरीके से काम करता, तो यार सबसे पहले 5 लेफ्ट शिफ्ट 5 राइट शिफ्ट 2, तो 5 का हमने सबसे पहले 2 से एक बार डिवाइड करा दिया, ये लीजिए, तो कितना आ गया, 2 आ गया। एक बार हो चुका है, फिर 2 का 2 से डिवाइड करा दो, 1 हो चुका है। एक बार और कराना पड़ेगा, 1 का 2 से डिवाइड, जब 2 का डिवाइड 1 से कराएंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। कुछ इस तरीके से काम करता है। अदरवाइज आप बिट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको बिट लेफ्ट शिफ्ट खिसका रहे थे उसी तरीके से आप यहाँ पर राइट शिफ्ट खिसका सकते हैं। इस तरीके से आप राइट शिफ्ट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे यार हमारे सारे ऑपरेटर्स। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि यार टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड उनको कैसे यूज़ करना है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इन सारे ऑपरेटर्स को आपको यूज़ करना है अच्छे से जाकर, और ऑपरेटर को यूज़ करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा यार मेहनत कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा आप इस वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।